बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है आर्क लेंथ। ये चैप्टर 8 का पहला टॉपिक है 8.1। उस टॉपिक में कुछ थ्योरम्स इस्तेमाल होते हैं, पहले हम उन थ्योरम्स को देख लेंगे, फिर हम उस टॉपिक पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले एक थ्योरम है द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में एक रोल्स थ्योरम इस्तेमाल होता है। पहले हम इसके स्टेटमेंट देखेंगे, इसकी ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट पर जाएंगे। रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर लेट एफ बी अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री हाइपोथेसिस। आपके पास एक फंक्शन है जो इन तीन शराइत पे पूरा उतरता है। पहली शर्त क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो। दूसरा, एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरी शर्त यह है कि एंड पॉइंट पर एफ उसकी वैल्यूज़ बराबर, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर कोई फंक्शन इन तीन शराइत पे पूरा उतरता हो तो ये थ्योरम ये कहता है कि फिर इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक नंबर ऐसा सी पाया जाएगा कि उस सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अब इस बात को ज्योमेट्रिकली हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको इस थ्योरम की बेहतर समझ आ जाएगी। मसलन पहली बात ये कही गई कि फ़ंक्शन ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस है। अब मसलन देखें, ये एक फ़ंक्शन है। अब कंटिन्यूस में कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें अगर हाँ, दूसरी बात ये क्लोज इंटरवल पर वो क्लोज पे कंटिन्यूस, ओपन पे डिफरेंशिएबल। तीसरी बात ये कि एंड पॉइंट पर वैल्यूज़ बराबर है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर मैं तीसरी बात को पहले बयान करूँ तो इसका मतलब ए पर ये उस एफ के फ़र्ज़ का ग्राफ है। जितनी ए पर फंक्शन की वैल्यू उतनी ही बी पर फंक्शन की वैल्यू है। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए इनकी दो खुसूसियात का ख्याल करना पड़ेगा कि एक तो ये कि वो कर्व कंटिन्यूस हो। इसका मतलब ये कि जब मैं इस पॉइंट से उसको स्केच करूँगा तो बगैर किसी गैप के दूसरे पॉइंट तक वो स्केच होगी, बीच में कहीं जंप या गैप नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। इसका मतलब यह है कि जब मैं ये कर्व स्केच करूँगा इस एंड से दूसरे एंड तक तो कहीं पर भी उसमें कॉर्नर नहीं बनेगा, कस्प नहीं बनेगा, कॉर्नर नहीं बनेगा, वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगा। तो अब ये कि इन दो पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करने की कई सूरतें हैं कि मैं यूँ स्ट्रेट ज्वाइन कर लूँ, मैं इसको यूँ ऊपर से ला के यूँ ज्वाइन कर लूँ, मैं उसको नीचे से ला के यूँ ज्वाइन कर लूँ, मैं उसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँ, फिर यूँ दो चक्कर काट के फिर यहाँ से ज्वाइन कर लूँ। तो ये तीनों शराइत इन सारी सूरतों में पूरी होती हैं कि मेरा ग्राफ कंटिन्यूस भी रहता है, डिफरेंशिएबल भी रहता है और दोनों एंड पर वैल्यूज़ बराबर रहती हैं। ये जो चार सूरतें मैंने बनाई इस फिगर में उसने वही स्केच की हैं। यहाँ ये कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये है कि अगर वैल्यूज़ तो बराबर है, अगर ऊपर जाके वापस आता है तो ये बन गई, अगर नीचे आके वापस वहाँ पे आता है तो ये बात आ गई। और ये है कि इस ए पर वैल्यू से ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए, फिर वापस बी तक आ जाए। असल में ये है कि ए और बी पर वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, यानी उनकी ये लेवल बराबर हो। दूसरा ये है कि ग्राफ में गैप ना आए। तीसरा ये है कि उसमें कॉर्नर ना बने। तो देखें ये चारों फंक्शन इन तीनों शराइत को पूरा कर रहे हैं। अब कोई भी फंक्शन जो इन तीन शराइत को पूरा करे तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यह है कि ए बी के दरमियान एक सी पाया जाएगा जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अब डेरिवेटिव आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पर ये क्या होता है, ये उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप होता है और स्लोप के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो इस देन के वाली जो स्टेटमेंट है इसका ज्योमेट्रिकली मतलब ये बनता है कि बीच में ए बी इंटरवल के अंदर एक ऐसा सी पाया जाएगा जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अब आप ये देखें, जब आपने ये केस लिया तो यहाँ तो इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेंजेंट बने वो हॉरिजॉन्टली रहेगा। यहाँ देखें ए से बी को आपने ऊपर ले जाके ज्वाइन किया तो इसमें एक ऊपर पीक बनती है। इस पीक पर आप जब टेंजेंट बनाते हैं टॉप पर तो ये आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनता है। इसी तरह से यहाँ पर आपने दो टर्न लिए, ये नीचे भी हॉरिजॉन्टल ऊपर भी हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में आपके पास दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। थ्योरम आपको कम से कम एक पॉइंट की गारंटी देता है कि अगर ये तीन शर्तें पूरी हों तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर पाया जाएगा जिस पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो, दूसरे लफ्ज़ में उस पॉइंट पर ग्राफ का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। तो कम से कम एक वाली बात ये वाली मिसाल बी और ये डी है कि इसमें एक टर्न लेके आता है। जब भी ग्राफ टर्न लेगा तो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन जाता है, अगर बशर्ते कि वहाँ कॉर्नर न बने।
ठीक है, तो ये तो इस रोल्स थ्योरम का मतलब हो गया। और आप इसमें जानते हैं कि ऐसा होना ज़रूरी है, क्यों कि इस ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वहाँ से ग्राफ ने शुरू होना, वो ऊपर जाए या नीचे, जैसे कैसे भी उसने मुड़ के वापस बी पर जो वैल्यू उस पर आना है, क्योंकि ए और बी पर वैल्यूज़ बराबर है, इनका लेवल बराबर है, इसलिए आप इस वैल्यू से ग्राफ को जहाँ पर भी ले जाएँ, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, आपको उस ग्राफ को मोड़ के वापस इस जगह पर लाना होगा। जो ही ग्राफ टर्न लेगा तो टर्निंग पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। इसलिए जब भी आप इन दो वैल्यूज़ के दरमियान एंड पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर हों और आप उनके दरमियान ऐसी कर्व स्केच करें जो कंटिन्यूस भी हो और स्मूथ भी हो, तो ये इसमें मस्ट है कि टर्निंग पॉइंट पाया जाए और उस पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। स्मूथनेस की शर्त इस वजह से लगाई है, मसला आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर जाएँ, ऊपर लेके कॉर्नर से टर्न ले लें, कॉर्नर बना के वापस आ जाए। कॉर्नर बनाएंगे, जहाँ कॉर्नर बनेंगे वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कॉर्नर पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पर जब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो डेरिवेटिव का ज़ीरो होने वाली बात नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएबल होना दरमियान हर पॉइंट पर ए बी के दरमियान ज़रूरी है, ताकि कॉर्नर बना के ग्राफ वापस ना आए, वो राउंड टर्न लेके वापस आए, गोलाई के साथ वापस आए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रोल्स थ्योरम की। अब हम चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे। मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर उसमें पहली दो शर्त वही जो रोल्स थ्योरम वाली हैं, तीसरी शर्त इसमें निकाल दी गई है और इसका जो कंक्लूजन है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें इसकी स्टेटमेंट ये, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है और वो दो शर्तों को पूरा करता है, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, तो फिर इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा सी पाया जाएगा जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। अब ये एक्सप्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सा, ये क्या है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ए बराबर हो जाता है एफ प्राइम सी इंटू बी माइनस ए। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो आप ये देखें, ये आपके पास अगर फंक्शन है फिगर 3 वाला, तो इसमें ये ए बी इंटरवल है। ए पे फर्ज करें फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर इस हाइट पर है, तो इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मैंने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट इस ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए हो गया। ये बी पॉइंट है, बी पर एक्स कोऑर्डिनेट बी हो गया, वाई कोऑर्डिनेट इस बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी हो गया। अब अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ये कॉर्ड बनता है। इस लाइन के अगर आप स्लोप लें, 2 पॉइंट फार्मूला बनाएं, तो ये बनता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये जैसे ये लिखी हुई है, ये इसकी स्लोप। और अगर आप थ्योरम में देखें तो यही स्लोप इस एफ ऑफ प्राइम सी के राइट साइड पर है, ये देखें, ये एफ ऑफ प्राइम सी के राइट साइड पर यही स्लोप है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसका मतलब है कि राइट साइड पर इस कॉर्ड की स्लोप है, ये जो ए और बी को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, इसकी स्लोप ये राइट हैंड साइड है। अच्छा, अब थ्योरम क्या कहता है कि बीच में ऐसा सी पाया जाता है जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन के बराबर हो। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब यह है कि बीच में ऐसा सी पाया जाता है जहाँ पर आप अगर टेंजेंट स्केच करें तो एफ प्राइम सी उस टेंजेंट की स्लोप होगी, तो मीन्स कि उस टेंजेंट की स्लोप और इस कॉर्ड की स्लोप बराबर है। क्या मतलब कि वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो ये वही बात हो गई कि यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन आपने खींची है, अगर फंक्शन इन दो पॉइंट्स के दरमियान कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तो जब भी फंक्शन टर्न लेकर वापस आएगा तो बीच में एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा कि जब आप उस पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो वो लाइन इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी तो दोनों की स्लोप्स बराबर हो जाएंगी। अब इसकी स्लोप जो है वो इस सी पर चूँकि टेंजेंट बनाया गया, तो सी पर जो एफ का डेरिवेटिव एफ प्राइम सी वो इस लाइन की स्लोप है और इस लाइन की स्लोप 2 पॉइंट फार्मूले से आई, चूँकि लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप्स बराबर हो गई। यही रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन है और दर हकीकत रोल इस मीन वैल्यू थ्योरम का कंक्लूजन है। रोल्स थ्योरम में भी यही बात थी। रोल्स थ्योरम में ये मसला था कि ए और बी की पर वैल्यूज़ बराबर थी, जिसकी वजह से इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। इस वजह से वहाँ हमने कहा कि ऐसा सी पाया जाता है जहाँ एफ प्राइम सी 0 है, क्योंकि वहाँ पर इस कॉर्ड की स्लोप ही 0 बनती है, क्योंकि कॉर्ड हॉरिजॉन्टल बनता है। अगर आप रोल्स थ्योरम में पीछे जाएँ उसमें भी यही बात थी, जैसे ये है, अगर आप इस एंड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनती है। तो बेसिकली ये भी मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करती है कि इसमें जो टेंजेंट की स्लोप है इस कॉर्ड के पैरेलल है, क्योंकि कॉर्ड की स्लोप है ही 0, तो टेंजेंट की स्लोप भी 0 होगी हॉरिजॉन्टल होने की वजह से। तो इस तरह से ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है।
अगर आप इसमें कंटिन्यूटी की शर्त को हटाएंगे फिर भी इसका ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, और अगर आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी को हटाएंगे तो फिर भी इसका ट्रू होना ज़रूरी है। वजह क्या है कि ऐसा हो सकता है अगर आप कंटिन्यूटी हटाते हैं तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने इस कॉर्ड के पैरेलल बनना था, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो वहाँ आप टेंजेंट स्केच नहीं कर नहीं पाएंगे, और बाकी पॉइंट्स के टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं होंगे, लिहाजा आपको ऐसा टेंजेंट नहीं मिलेगा जो कॉर्ड के पैरेलल हो। और अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त हटाते हैं तो फिर ये मुमकिन है जिस सी पर ये टेंजेंट ने इसके पैरेलल होना था उस सी पर ग्राफ कॉर्नर बना ले, कॉर्नर की वजह से वहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट ना करे, तो लिहाजा आपको ऐसा टेंजेंट नहीं मिलेगा जो इस कॉर्ड के पैरेलल हो। इस वजह से ये शर्त लगाई है कि इन दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान ग्राफ कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, ताकि ना तो कॉर्नर बने ना ही गैप आए, और इस वजह से वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट ने इसके पैरेलल होना है उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा सके। तो यहाँ इस फिगर 3 वाले ग्राफ में आपको एक ऐसा पॉइंट सी मिल रहा है जहाँ टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। फिगर 4 में आपको ये कम से कम एक की एग्जिस्टेंस की गारंटी देती थ्योरम, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फिगर 4 में है कि आपके पास ये एंड पॉइंट एक ए था, ये बी था, ए और बी को ज्वाइन करे ये लाइन बनी। अब आप ज्योमेट्रिकली ये सी लोकेट कर सकते हैं कि इसके पैरेलल टेंजेंट कहाँ कहाँ बन सकता है। तो एक ये पॉइंट है जहाँ टेंजेंट पैरेलल बनता है, एक ये पॉइंट जहाँ टेंजेंट इस तरह का बनता है कि इस लाइन के पैरेलल हो। लिहाजा इस ग्राफ के केस में ये C1 है, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम की शर्त को पूरा करता है, और C2 भी जो हमें एग्जिस्टेंस बताई गई है C2 भी उस पर पूरा उतरता है। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम में जिस C की एग्जिस्टेंस बताई गई है उस C का फाइंड करने का तरीका नहीं बताया गया, अलबत्ता इसकी गारंटी दी गई कि अगर वो शराइत पूरी हो तो ऐसा C पाया जाएगा। अलबत्ता ज्योमेट्रिकली हम उस C को लोकेट कर सकते हैं, जैसे आपके सामने हम ज़रा अपनी कॉमन सेंस से देख सकते हैं वो कौन सा पॉइंट है जहाँ टेंजेंट बनाए तो इस कॉर्ड के हॉरिजॉन्टल हो। इसके बाद जो दूसरा थ्योरम है जो हमें चाहिए वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसका पार्ट 1 है और पार्ट 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है इसके लिए आप पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमने पीछे डेफिनेट इंटीग्रल में डिफ़ाइन किया था एरिया जो डेफिनेट इंटीग्रल हमारा होता है ए से बी तक, वो एरिया अंडर द कर्व देता है, जैसे ये वाला है ना। अगर आप ए से बी तक इंटीग्रल लेते हैं तो ये एरिया अंडर द होल कर्व आता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसकी लोअर लिमिट तो ए ही रहने दूँ लेकिन अपर लिमिट मैं बी ना लूँ बल्कि कोई भी पॉइंट आर्बिट्ररी मसलन मैं एक्स ले लेता हूँ, मसलन यहाँ कोई पॉइंट एक्स ले लिया, तो जब मैं इसको ए से एक्स तक इंटीग्रेट करूँगा तो फिर मुझे इंटीग्रल ए से एक्स के दरमियान जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो देगा। अब एक्स को मैं आगे ले जाऊँगा तो एरिया बढ़ जाएगा, और आगे ले जाऊँगा तो एरिया बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर मैं एक्स को वेरी करवाऊँ ए और बी के दरमियान तो मेरे पास एक तरह से एरिया फंक्शन आ जाता है। जब वो एक्स इस ए के बराबर होगा तो वो इस एरिया फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ए और एक्स बराबर है। जब मैं एक्स को आगे लाऊंगा, जैसे जैसे आगे लाता जाऊंगा तो एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाएगा। जब बी तक आ गया तो पूरे इंटरवल में जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो डेफिनेट इंटीग्रल था, अगर मैं उसकी अपर लिमिट को वेरिएबल ले लूँ तो मैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जिसे हम एरिया फंक्शन कह सकते हैं। और ये जो है आपके पास और चूँकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स आप कैसा लेते हैं, छोटा लेते मतलब ए के करीब लें या दूर लें, वेरी करवा सकते हैं। इस वजह से हम इस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं कि ये एरिया फंक्शन है। अब इसमें यह है कि अलबत्ता इसमें हम एक काम ये करते हैं, जो इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल अंदर है, क्योंकि हम उसे एफ ऑफ एक्स कह रहे थे, एफ ऑफ एक्स की बजाय जिस फंक्शन की कर्व दी हुई है उसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे थे। अब एक्स की बजाय हम उसका सिंबल टी यूज़ कर लेते हैं ताकि ये जो अपर लिमिट एक्स है उसके साथ कन्फ्यूजन ना हो। तो अब चूँकि इस इंटीग्रल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपको पता है कि लिमिट्स आती है ना, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में ए और बी आते हैं, तो यहाँ अपर लिमिट एक्स है तो इसलिए इसकी वैल्यू में ए और एक्स आएंगे। एक तरह से ये इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, तो हम इसका नाम जी ऑफ एक्स रख सकते हैं। देखिए, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हो तो फिर इंटीग्रल की वैल्यू एक नंबर आती है, कांस्टेंट आती है। लेकिन अगर आप इसकी एक लिमिट वेरिएबल ले लें तो फिर ये फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल हो जाता है। तो इस तरह से जैसे फिगर 1 में भी बताया हुआ है कि आप ये ए से लेके एक्स तक जो एरिया लेंगे तो ये जी ऑफ एक्स को आगे ले आएंगे तो एरिया बदल गया तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो हर एक्स के लिए जी क्या देता है आपको, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ए एंड एक्स देता है। इस तरह से हम
जो हमने पीछे डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से एरिया का कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी मदद से हम एक नया फंक्शन एरिया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो तो आप एक नया फंक्शन जी एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और x जो अपर लिमिट है इट विल बी सम नंबर बिटवीन ए एंड बी, और ये वेरिएबल है। तो एक तो ये कि हम इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और ये कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी इंटीग्रल के से जो फंक्शन डिफाइन किया है ये कंटिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल पर, और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। और अगली बात ये, अगर आप इस g का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस f की वैल्यू एट x होगी, यानी g प्राइम x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही एंटी डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दियो आप उसे इंटीग्रेट करें तो वो उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल ख़त्म हो जाता है और वो फंक्शन वापस आ जाता है ना। तो इस तरह से जब आप इस g और इस इंटीग्रल को दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, g पर डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट साइड पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेसेस हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ f की वैल्यू एट x आ जाएगा। तो इस तरह से ये दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक पर। चैप्टर 8 हमारे ये एप्लीकेशन ऑफ फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें पहली एप्लीकेशन हमारी है आर्क लेंथ पर। आर्क लेंथ, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट वही यूज़ करते हो जो हमने एरिया एस्टिमेट करने में किया था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसका तो लेंथ फाइंड करना आसान है, आप पैमाना रखें, रूलर रखें और उसे पैमाइश कर लें। लेकिन अगर आपके पास मसलन कोई धागा है, ऐसे डोरी है, और आपको इस तरह से मतलब आपने उसको इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है और आप उसकी हालत नहीं बदल सकते, उसी तरह से कर्व्ड पाथ के साथ आपने उसका फासला लंबाई मालूम करने आप कैसे करें? ये आप कोई रास्ता है उसमें मोड़ आते हैं और सड़क बनी हुई और आप उसकी पैमाइश करना चाहते हैं, बहरहाल कोई भी ऐसा पाथ जो कर्व्ड हो और आपने उसकी लंबाई मापनी हो कि लंबाई कितनी है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये स्ट्रेट तो है नहीं कि आप इसको रूलर रख के सीधा सीधा पैमाइश करते जाएंगे। तो अब हम इस तरह के कर्व्ड पाथ की लंबाई कैसे मालूम करेंगे? ये जो इसी लंबाई के हवाले से नाम है आर्क लेंथ। आर्क कहते हैं कर्व्ड पाथ को, कोई भी जैसे ये आर्क आप सर्कल है इसका कोई एक पार्ट ले लें तो आर्क कहलाता है। तो इस आर्क की लंबाई हम कैसे मेजर करते हैं या हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो पीछे हमने एरिया डिफ़ाइन किया था किस तरह से, एरिया अंडर द कर्व लेने के लिए वो भी यही मसला था कि जो अंडर द कर्व जो रीजन आता है उसकी एक साइड कर्व थी, स्ट्रेट नहीं थी, रेक्टेंगल होती है तो हम लेंथ इनटू विड्थ कर लेते हैं। जब एक साइड कर्व्ड हो तो वहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता कि एरिया आएगा कैसे। तो हमने ये किया था कि उस रीजन के रेक्टेंगल्स बनाए, छोटे छोटे पीस बना के, और उस हर सब इंटरवल के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व आता था उसे हमने रेक्टेंगल के एरिया से अप्रॉक्सीमेट कर लिया था। फिर रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को एड अप कर लिया तो हमारे टोटल एरिया का एस्टिमेट था। फिर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते गए हमारी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होती गई। फिर हमने देखा था जब नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो हमें एग्जैक्ट एरिया मिल जाता है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर है। अगर मेरे पास ये कर्व्ड पाथ है और मुझे इसकी लंबाई मापनी है, लेंथ बतानी है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये कर्व पाथ किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये इंटरवल ए से बी तक ये फंक्शन डिफाइंड है जिस पर ये कर्व बनी हुई है और मुझे इसकी लंबाई लेनी है। तो उसका वही प्रोसीजर है कि मैं ए और बी के दरमियान पूरे इंटरवल को एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला ए एक्स नॉट हो गया, अगला x1 x2, हर सब इंटरवल की विड्थ डेल्टा एक्स है। अब मैं इस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट चूज़ करता हूँ, मसलन ए है, ए पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पर पॉइंट है तो वो पी नॉट है। पी नॉट का एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा यानी एक्स नॉट होगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट इस ए पर फंक्शन की वैल्यू यानी एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पर पॉइंट है उसे p1 कह लेते हैं। p1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट x1 होगा, जिसका y कोऑर्डिनेट x1 पर फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ x1। ऐसे आप p2 ले लें
तो P2 x2 पर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कर्व है। तो यूँ आप हर ये जो x आया है, जो हमने ये नए पॉइंट x एक्सिस पर लिए हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इस कर्व पर पॉइंट ले लें। अब आप इसमें से कोई भी एक सब इंटरवल लें, मसलन P0 से P1 तक, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये P10 से P1 के दरमियान जो कर्व्ड पाथ है, उस कर्व्ड पाथ की लंबाई की अप्रॉक्सीमेशन है। इसी तरह से P1 से P2 तक जो आर्क बनता है उसकी अप्रॉक्सीमेशन P1 से P2 को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो हर सब इंटरवल के अंदर जो आर्क आता है उसकी लंबाई को हम उन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है उसकी लंबाई से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट हमारे बन रहे हर सब इंटरवल के अंदर, इनकी लंबाइयों को अगर हम जमा कर लें तो ये एक तरह से पूरी कर्व की लंबाई की अप्रॉक्सीमेट लेंथ आ जाती है। और आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मैं बीच में और पॉइंट इंसर्ट कर दूं और मैं सब इंटरवल्स की तादाद बढ़ा दूं, तो ये जो मेरी अप्रॉक्सीमेशन है इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और वो जो अब नए जो लाइन सेगमेंट बनेंगे उनकी लंबाइयों को ऐड करूँगा तो वो एक्चुअल लंबाई के ज़्यादा करीब हो जाएगी। ये बात यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मसलन ये सर्कल की मुझे लंबाई चाहिए गोलाई में कि इसकी पेरीमीटर कितना है। इसका एक सिंपलेस्ट ये है कि मैं बीच में कोई पॉलीगॉन ले लूँ, मसलन मैं स्क्वायर ले लूँ और इंस्क्राइब्ड स्क्वायर ले लूँ। अब इस स्क्वायर की चारों साइड की लंबाइयाँ, मसलन ये जो आर्क है इसकी लंबाई को आप यूँ समझें कि ये साइड अप्रॉक्सीमेट करती है, इस आर्क की लंबाई को ये साइड अप्रॉक्सीमेट करती है। तो चार जो आर्क बने उनको ये स्क्वायर की चारों साइड्स अप्रॉक्सीमेट करती हैं। इस तरह से मैं स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करूँगा तो सर्कल की जो गोलाई की लंबाई है वो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं पॉइंट बढ़ा दूँ, ये 4 आर्क की बजाय मैं इसके 6 आर्क बना लूँ, जैसे ये हेक्सागन बना लें, ये भी एक पॉलीगॉन है। इसमें आप देखें अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये लेंथ और इस आर्क की लेंथ में गैप कम हो गया, ये नहीं ज़्यादा बेहतर अप्रॉक्सीमेशन। अब इन 6 लाइन सेगमेंट्स की लंबाइयाँ जमा करूँगा, ये सर्कल की जो लंबाई पेरीमीटर है उसके ज़्यादा करीब हो जाएगी। ऐसे अगर मैं और बीच में नए पॉइंट इंसर्ट कर लूँ, मसलन ये मेरे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन है, अगर मैं इसकी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को ऐड करूँ तो ये सर्कल के पेरीमीटर के और करीब हो जाएगा। फिर और पॉइंट देखें, अब यहाँ आपको गैप बहुत कम नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे लाइन सेगमेंट और एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। तो यूँ आप अगर इसे रिफ़ाइन करते जाएँ और पॉइंट्स इंसर्ट करते जाएँ तो आपके पास जो पॉलीगॉन की पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के करीब से करीब तर होती जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ आर्क लेंथ को अप्रॉक्सीमेट करने का। तो यहाँ हम इसका मतलब है इस कर्व की लंबाई हम फिर कैसे दे रहे हैं कि हम हर सब इंटरवल में जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है उनके दरमियान डिस्टेंस लेते हैं और ये लाइन सेगमेंट की लंबाई बेसिकली डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, उन डिस्टेंसेस को ऐड कर लेते हैं। तो और फिर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स या नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स अप्रोच 0। तो उसके इस तरह से हमारी जो लेंथ ऑफ द कर्व है अगर मैं उसे L कह लूँ तो वो क्या बनेगी, ये Pi-1 और Pi, ये ith मैंने इंटरवल ले लिया xi-1 से xi, यानी Pi-1 और Pi के दरमियान फासला है। उस फासले को मैं Pi-1 Pi और मॉड लगा के ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये जो सम के अंदर एक्सप्रेशन है ये Pi-1 और Pi के दरमियान फासला बताता है। और अगर मैं i को 1 से n तक वेरी करवाऊँ, पहले i1 रखूँ फिर प्लस i2 फिर प्लस i3, तो ये एक तरह से तमाम लाइन सेगमेंट्स की लंबाइयों का मजमूआ आ गया। अगर इस पर लिमिट अप्लाई कर दो n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये जो एक्सप्रेशन बना है ये आपको इस कर्व की लेंथ देता है। इस तरह से हम कर्व की लेंथ का फार्मूला बनाते हैं। अब ये है कि ये जो समेशन, ये जो Pi-1 और Pi का मॉड है बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, हम ये डिस्टेंस फार्मूले से ये इसका फार्मूला बना के यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास एक तरह से L का फार्मूला आएगा। और आप जानते हैं कि Pi-1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, xi-yi-1 और Pi के कोऑर्डिनेट्स xi-yi हैं। तो ये आप डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, यानी दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस पहले का कोऑर्डिनेट और स्क्वायर, फिर इसी तरह से y का, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये डिस्टेंस आ गया। अब ये चूँकि कंजक्टिव पॉइंट्स थे तो कंजक्टिव पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये वाला, अगर इसे आप डेल्टा x कह लें तो ये डेल्टा x आ गया। क्योंकि हमने तमाम पॉइंट्स को बराबर फासले पर लिया था, इसलिए तमाम कंजक्टिव जो पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स का फासला बराबर रहेगा। इस वजह से उसने यहाँ पर
एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 का जो गैप है उसमें डेल्टा एक्स लिख दिया, इसके साथ आई नहीं लगाया क्योंकि ये ith इंटरवल के साथ मखसूस नहीं है, तमाम सब इंटरवल के जो ये लेंथ है वो सेम है। अलबत्ता वाई वैल्यूज़ में डिफरेंस हर सब इंटरवल में मुख्तलिफ आता है, इसलिए वाई आई माइनस 1 में उसने इसे डेल्टा वाई आई कह दिया। इस तरह से हमारे पास ये जो हमने मॉड वाला एक्सप्रेशन लिखा था उसका ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई आई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक्चुअली मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। अब आप ऐसा समझें एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई जो सब इंटरवल था आप इसे कंसिडर कर लें, इस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो हम अभी पढ़ चुके हैं अगर कोई फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, फिर इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ऐसा पाया जाएगा कि उस पर जो है आपका एंड पॉइंट्स पर जो फंक्शन वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू इनटू एंड पॉइंट्स का डिफरेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप के बराबर होगा। बाद में आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स आई बेसिकली ये वाई आई है और एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 ये वाई आई माइनस 1 है, और वाई आई और वाई आई माइनस 1 का जो डिफरेंस उसे हमने यहाँ डेल्टा वाई आई कहा था, ये लेफ्ट साइड में डेल्टा वाई आई है, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। राइट हैंड साइड में एफ प्राइम एक्स आई स्टार हो गया और एक्स आई माइनस 1 ये डेल्टा एक्स हो गया। तो ये जो इस फार्मूले में डेल्टा वाई आई आ रहा था उसका हमने ये वाला फार्मूला बना लिया यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। ये फार्मूला अगर आप इसी में वापस डाल दें तो आपके पास पी आई माइनस 1 और पी आई मॉड जो है वो ये बन जाता है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एफ प्राइम एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में आ रहा है, उसको कॉमन ले लें, बाहर आके स्क्वायर है रूट से निकला है तो अकेला डेल्टा एक्स रह जाएगा, अंदर यहाँ 1, यहाँ एफ एक्स आई स्टार पर डेरिवेटिव की वैल्यू रह जाएगी, डेरिवेटिव का स्क्वायर रह जाएगा। अब ये कि हम इसे वापस इसमें डाल दें इस एल वाले फार्मूले में, ये जो हमने 1 बनाया था, इस तरह हमारे पास लेंथ का फार्मूला बना था लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी आई फ्रॉम 1 टू एन, और ये स्क्वायर रूट और ये डेल्टा एक्स। अब हम पीछे रिमान सम में ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है जो ये सम हो सब इंटरवल्स पर आपने किसी फंक्शन की वैल्यूज़ और सब इंटरवल की विड्थ को मल्टीप्लाई किया हुआ हो और समेशन ली और उस पर लिमिट लगाई हो, तो ये रिमान सम होता है। और ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को अगर आप फंक्शन बना लें तो उसके इंटीग्रल के बराबर होता है। इस वजह से हम इस सारे को क्या कह सकते हैं, ये ए से बी तक ये जो स्क्वायर रूट समेत ये जो एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रल है। तो यूँ यानी इंटीग्रल 1 प्लस एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये एल जो आपका वो इस इंटीग्रल के बराबर हो गया। अब हम आर्क लेंथ फार्मूले की डेफिनेशन देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ, अब चूँकि इस इंटीग्रल के अंदर देखें, नोट करें, इस इंटीग्रल के अंदर एफ प्राइम इस्तेमाल हो रहा है यानी इंटीग्रैंड का हिस्सा है। आप जानते हैं कि इंटीग्रल के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इंटीग्रैंड कंटिन्यूस हो, या अगर उसकी डिसकंटिन्यूटीज हैं तो उनकी तादाद फाइनाइट हो। तो इसलिए इस इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि एफ प्राइम कंटिन्यूस हो। इस वजह से इस फार्मूले में वो क्या शर्त लगा रहा है कि अगर एफ प्राइम इस क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो। ज़ाहिर है अगर एफ प्राइम कंटिन्यूस है इसका मतलब यह है कि एफ खुद कंटिन्यूस भी और एफ डिफरेंशिएबल भी है। तो ये जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम सब इंटरवल पर लगाया था वो मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों शराइत इस एक शर्त के पूरे होने से वो पूरी हो जाती हैं। तो यूँ इस एफ प्राइम के ये वाली जो शर्त है इसके अंदर ये भी आ गया कि एफ मीन वैल्यू थ्योरम की शराइत पूरी करता है पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर या उसका हर सब इंटरवल में, और इसके अंदर ये भी आ गया कि इस एफ प्राइम का ये इंटरवल एग्जिस्ट करता है। चुनांचे अगर एफ प्राइम इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो तो फिर इस फंक्शन एफ की इंटरवल ए बी पर जो इसका ग्राफ बनता है उस या कर्व बनती है उसकी लेंथ लेनी हो, उस लेंथ का ये फार्मूला है। अगर आपको कोई कहे जी इस फार्मूले को प्रूव करो तो इसका प्रूफ जो ये पीछे जितना प्रोसेस हमने किया है वो सारा इस फार्मूले का प्रूफ है। ये प्रूफ आपके पास यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से नाउ सपोज दैट अ कर्व सी इज डिफाइंड, यहाँ से इस फार्मूले का प्रूफ शुरू होता है और ये एंड तक जाता है। तो अगर आपको कहें ये फार्मूला प्रूव करो आपने नाउ सपोज से शुरू करके इसको यहाँ तक लेके आना, यहाँ तक। अब इसकी थोड़ी सी इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मसलन एफ प्राइम को आप लिबनिज़ नोटेशन में डी वाई और डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये एग्जांपल 1 है, इसमें आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये एक फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला है
तो ये 1 1 और 4 8 के दरमियान आपने इसका ग्राफ बनाया है और आप इसकी लेंथ लेना चाहते हैं। ये उसका ग्राफ था और आप इस पॉइंट 1 1 से लेकर 4 8 तक जो इसका पार्ट बनता है इसकी आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप पहले क्या, क्योंकि इस एल फाइंड करने के लिए आपको वाई का डेरिवेटिव चाहिए और ये एक्सप्रेशन इसमें वाई इम्प्लिसिटली डिफाइंड है, तो आप वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2 आएगा। तो हमने जो पॉइंट लिए हैं वो इस ग्राफ की अपर ब्रांच पर हैं। जैसे हम पॉजिटिव साइन वाला पार्ट ले लेंगे तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एल का ये फार्मूला है। इसमें देखें एल में जो लिमिट्स हैं वो एक्स वाली यूज़ होती है। ए चूँकि डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से, तो वो दोनों पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ लोअर और अपर लिमिट्स बनते हैं। हमारे पास पॉइंट 1 1 और 4 8 है, तो पहले का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरे का 4 है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स 1 से 4 बनेगी। आगे ये फार्मूला लगे स्क्वायर रूट अंदर 1 प्लस और इस y का डेरिवेटिव लेके यहाँ डाल दिया, ये आ गया। अब आपने इसके इंटीग्रल कंप्यूट करना है। मेथड जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से अंदर वाले को उसने यू कह के सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट कर लिया इसे। आखिर में जो नंबर बनेगा वो इस कर्व की लेंथ आ जाएगी। जस्ट इंटीग्रेशन की हेल्प से देखें आपने ये कर्व की लेंथ फाइंड कर ली। ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। पीछे हम एरिया में एप्लीकेशन पढ़ चुके, एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस, इस तरह से एरिया बिटवीन टू कर्व्स। और अभी हमने पढ़ लिया कि हम इसकी हेल्प से किसी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से एग्जांपल 2 है, इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। अब इसमें यह है कि इसमें आप चूँकि अगर आप एक्स को फंक्शन ऑफ वाई बनाएं तो वो निस्बतन आसान है। यहाँ जो है ये एक्स इक्वल, तो बजाय इसके कि आप वाई लें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें, चूँकि वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आसान है तो उसने यहाँ ये किया, डेरिवेटिव भी लेना होगा ना। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स का वायलेंस के लिहाज से डेरिवेटिव आसान है, इंटीग्रेंड आसान बनेगा। हमारी चूँकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है इसलिए आर्क लेंथ के फार्मूले में हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो इंटीग्रेंड है वो आसान तर हो। उसके लिए ये है कि पीछे हमने जो फार्मूला बनाया है, फार्मूला जो ये 3 बनाया है उसमें y फंक्शन ऑफ x था। लेकिन आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर x फंक्शन ऑफ y हो तो उसके लिए भी ये फार्मूला इसी तरह से बन जाएगा। सिर्फ ये है यहाँ पर x का डेरिवेटिव y के लिहाज से हो जाएगा, इंटीग्रेशन y के लिहाज से आ जाएगी और लिमिट्स भी y वाली हो जाएगी। इस तरह ये जो फार्मूला 3 है ये बदल के अगर आप y के लिहाज से करना चाहते हैं तो ये फार्मूला 4 बन जाएगा। फार्मूला 4 क्या है कि आप डेरिवेटिव आपका y के लिहाज से है तो इंटीग्रेशन भी y के लिहाज से और लिमिट्स भी y वाली होंगी c to d। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम ये वाला फार्मूला बनाना चाहें तो हाँ, तो ये g प्राइम y क्या है, ये x का डेरिवेटिव y के लिहाज से। तो ये फार्मूला चाहे y फंक्शन ऑफ x हो चाहे x फंक्शन ऑफ y हो, आप इक्वली अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरह से। एग्जांपल 2 में आपको जो फंक्शन दिया उसमें x फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, आप यहाँ इसका dx ओवर dy लें, इस फार्मूले में डालें और लिमिट्स आप y वाली इस्तेमाल होंगी, y की लिमिट 0 और 1 है। इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट करके ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल 3 है, यहाँ आपको सिर्फ वो ये कह रहा है कि आप इंटीग्रल सेटअप करें और कैलकुलेशन वो अप्रॉक्सीमेट मेथड से कह रहा है। वो हमने ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने छोड़ दिया, इसलिए एग्जांपल 3 आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आर्क लेंथ फंक्शन। अब जैसे हमने पीछे एरिया फंक्शन बनाया था, एक तो ये था कि ए से लेकर बी तक हम एरिया अंडर द कर्व पूरे इंटरवल पे फाइंड करें। एक ये था कि हमने कहा कि शुरू तो ए से करें लेकिन बीच में किसी भी एक्स तक, ए से लेकर एक्स तक हम एरिया अंडर द कर्व ले सकते हैं। इस तरह से हमने एरिया फंक्शन डिफाइन किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से पहले। इसी तरह से यहाँ आर्क लेंथ जो है ये लेंथ ऑफ द कर्व ओवर द होल इंटरवल ए टू बी आती है, लेकिन हम आर्क लेंथ फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक्स जो लेंथ है ए से लेके किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स तक ले लें, इस तरह से आर्क लेंथ फंक्शन बनाना आसान है कि आप इसे एस ऑफ एक्स कह लें और इंटीग्रेशन की लिमिट्स ए से लेके एक्स तक ले लें। अंदर जो इंटीग्रेंड था उसका वेरिएबल डमी वेरिएबल होता है, उसमें आप एक्स या टी लगा दें जस्ट। ये 1 + f प्राइम टी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी टी। तो ये जो फार्मूला आपका बना है ये आपको आर्क लेंथ फंक्शन देता है। इसका आप फ़ायदा ये है कि ए से लेके किसी भी पॉइंट तक आप लेंथ ऑफ द कर्व लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इस तरह से आर्क लेंथ आपकी फंक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स है। तो अब ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम ये करते हैं कि आर्क लेंथ को हम आगे हम इसे यूज़ भी करेंगे तो पैरामीटर के तौर पे। इस तरह से इसके साथ थोड़े से और ट्रीटमेंट है।
अगर आप इस s का डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हम पढ़ चुके हैं कि ds ओवर dx क्या होगा, वो सिंपली इसके इंटीग्रैंड की वैल्यू अपर लिमिट x पर, तो ds ओवर dx आपके पास आ गया 1 प्लस एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर इसे आप 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से ये जो इधर डी एस ओवर डी एक्स था, इसको अगर आप डिफरेंशियल क्वोशंट बना लें, इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर डी वाई और डी एक्स को भी आप डी वाई को अलग समझ लें, डी एक्स को अलग समझ लें, तो आप इसका एलसीएम लें तो ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला डी एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो डी एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स इस डी एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास बचेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो डी एस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ये फार्मूला 8 बन जाता है। तो यूँ 7 को थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 7 से आपके पास ये 8 बन जाता है। अब ये 8 फार्मूला है, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये बड़ी सिंपल सी है। ये आप ऐसे समझ लें कि चूँकि डी एक्स हमारी लेंथ थी उस सब इंटरवल पर ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स के दरमियान डिफरेंस, तो फ़र्ज़ करें हमारा अगर एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट हमने ये लिया है, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान एक्स का डिफरेंस ये डी एक्स आ गया। और अगर आप ये आर्बिट्ररी पॉइंट, इस पे अगर आप डी एस लेंथ कह लें, ये इसको यूँ कहें कि ये डी एस स्क्वायर इज इक्वल डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, तो एक तरह से राइट ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो फिथागोरस बन रहा है कि आप डी एस हाइपोटेन्यूज हो, डी एक्स बेस हो, डी वाई परपेंडिकुलर हो, तो राइट ट्रायंगल के हिसाब पर ये रिलेशन फिथागोरस बनता है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, हम इस पॉइंट पर हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, जिसकी बेस डी एक्स हो, हाइट उसकी डी वाई हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज वो आपको डी एस बताता है। अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं, जैसे से आप ये डी एक्स छोटा करते जाएंगे, डी वाई भी छोटा होता जाएगा, और डी एस जो है ये चूँकि वो स्ट्रेट कर्व से ये इसका आखिरी तरफ दूर हुआ है, जैसे से आप डी एक्स को छोटा करिए सिरा इसके करीब होता जाएगा, और डी एस इस कर्व की लेंथ को बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट करेगा। तो बहरहाल ये है, ये आपके पास ये रिलेशन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्क लेंथ, डिफरेंशियल चेंज इन आर्क लेंथ, डिफरेंशियल चेंज इन एक्स और डिफरेंशियल चेंज इन वाई के दरमियान रिलेशन है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको चाहे तो डी एस को ये हमने डी वाई और डी एक्स की शक्ल में लिखा हो तो इस तरह इस्तेमाल कर लें, या डी एक्स ओवर डी वाई की शक्ल में भी, यानी एक्स फंक्शन और वाई भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप डी वाई स्क्वायर कॉमन लें राइट हैंड साइड से, और उससे आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, और दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, या डिवाइड ना भी करें, डी वाई स्क्वायर कॉमन लेके और दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाता है। यानी डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल स्क्वायर डी वाई। इट मीन्स कि डी एस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाई को फंक्शन ऑफ एक्स बनाएं या आप यहाँ एक्स को फंक्शन ऑफ बनाएं, ये फार्मूले एक जैसे हैं, और ये दोनों फार्मूले डी एस के बराबर है। अभी एग्जाम्पल 4 है, इसमें उसने आपको आर्क लेंथ फंक्शन बनाने को कहा है, उसी तरह से ये वाई फंक्शन आ गया। ये पॉइंट पी नॉट स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़ाहिर है आर्क लेंथ फंक्शन बनाना तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा, एंडिंग पॉइंट आर्बिट्ररी है वो आप एक्स लेते हैं। ये उसी तरह से ये वाई लिया उसने, एफ प्राइम एक्स ले लिया, ये पूरा उसने इंटीग्रैंड जो उसका एक्सप्रेशन बना लिया। इस एक्सप्रेशन में आपके पास ये चूँकि एक्स से डिवीजन हो रही तो हमारी शर्त है कि एक्स पॉजिटिव हो, ये उसने ऊपर दिया हुआ भी होगा। बहरहाल ये लेके आप एस ऑफ एक्स का फार्मूला लें, और इस इंटीग्रैंड, ये एक्स डमी वेरिएबल है, आप एक्स या टी भी लगा सकते हैं, इधर टी लगाएंगे तो राइट साइड पर भी टी आ जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, और इसे आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे तो ये आपके पास एस एक्स का फार्मूला बन गया। अब जब ये फार्मूला बन गया, इसका फ़ायदा ये है कि आपने लेंथ 1 से शुरू करके 2 तक लेनी तो एक्स की जगह 2 लगा दें, आपने 1 से लेकर 3 तक लेंथ लेनी तो एक्स की जगह 3 लगा दें। आप इस फार्मूले की हेल्प से ए से लेकर जिस पॉइंट तक चाहें आप कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज के टॉपिक में देखा कि किस तरह से इंटीग्रेशन को अप्लाई करके हम आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।